राधे राधे मित्रों। तो आज से आप लोगों की नेट के सिलेबस में लगी हुई राधे राधे मित्रों। तो आज से आपके नेट के सिलेबस में लगी हुई इकाई 1 जो कि हिंदी भाषा और उसका विकास है, उसका प्रारंभ हो रहा है। तो आज आपको पहला वीडियो मिल रहा है। तो जो कि पहला टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाएं 1870 ईस्वी में आशकोली ने इस विभाजन की पुष्टि की है और निष्कर्ष निकाला कि पश्चिम में जाने वाले समूह में का ध्वनि पर पूर्व की ओर जाने वाले समूह ने श या सा का उच्चारण बनाए रखा है। इसी को आधार लेकर फान ब्रिडके नामक विद्वान ने एक समूह को शतम वर्ग और दूसरे को केतुम वर्ग कहा है। अब इसके आगे देखते हैं, क्योंकि जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भारोपी परिवार। तो भारोपी परिवार को 2 वर्गों में बांटा गया है, शतम वर्ग और केंटुम वर्ग। तो केंटुम वर्ग के विषय में तो ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग को जानकारी का चाहिए, शतम वर्ग के विषय में हमें जानकारी चाहिए। तो शतम वर्ग है जो कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय आर्य भाषा, जिसका एक नाम कश्मीरी भी है। दूसरा है दर्दी। तीसरा है ईरानी। फिर जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिससे जो हिंदुस्तान में भाषा है उसका प्रसार हुआ है। तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसको हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमको इसी को ध्यान से पढ़ना है। तो पहला पार्ट है उसका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसकी समय अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसकी अवधि है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसकी अवधि 1000 ईस्वी से अब तक। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इसमें हमें वैदिक संस्कृत पढ़ना है, लौकिक संस्कृत पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में गुजराती, सिंधी, मराठी, हिंदी, पंजाबी आदि भाषाओं का जानकारी हमें पढ़नी है। फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब जो पहले हम लोग को थोड़ा सा भारोपी परिवार के विषय में जानना है, तो इसको जानते हुए आगे चलेंगे। तो जो भारोपी परिवार है उसको ध्वनि के आधार पर बांटा गया है। तो विश्व में लगभग में है, तो एग्जैक्ट नहीं कह रहे, कि हो सकता है आपने कुछ और लिखा हो, हमने कुछ और लिखा है। तो लगभग है, लगभग 3000 भाषाएं 13 भाषा परिवारों में विभक्त है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। अब वो 10 शाखाओं को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है कि 10 शाखाओं में कौन सा नहीं है। ठीक है। तो पहला है भारत ईरानी, जिसे आर्य नाम दिया गया है। दूसरा है बाल्टो स्लाविक, जिसका अन्य कोई नाम नहीं है। तीसरा है अमारनी, जिसे आर्मेनियम नाम दिया गया है। चौथा ग्रीक है, जिसका एक नाम हेलेनिक है। पांचवा है अल्बानी, जिसका अन्य नाम है अल्बेनियम या इलीरी। छठा है केल्टिक, जिसको केल्टिक भी बोलते हैं। सातवां है जर्मनिक, जिसे ट्यूटानिक। आठवां है इटालिक, जिसे इतालिका। नौवां है हिटाइट, जिसका एक अन्य नाम हित्ती है। और 10वां है तोखारी, जिसे तोखारियन भी नाम दिया गया है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि भारोपीय परिवार में 10 शाखाएं हैं। अब हम लोग को ये चेक करना है, जो भारोपीय परिवार है ये 2 वर्ग में तो बटा है, केंतुम और शतम। तो जो हम लोग का भाषा परिवार है वो किस वर्ग में रखा गया है? तो जो केंतुम वर्ग है उसमें जो ऊपर की 10 शाखाएं हैं, उसमें केंतुम वर्ग में कौन सी आ रहे हैं और शतम वर्ग में कौन सी हैं? तो केंतुम वर्ग में पहले हम लोग केंतुम वर्ग को पढ़ लेते हैं, फिर शतम वर्ग में आते हैं।
तो केंतुम वर्ग में है ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। हम लोग का भाषा परिवार शतम वर्ग में आता है, जिसका पहला भाग है भारत ईरानी, दूसरा है बाल्टो स्लाविक, तीसरा है आर्मीनी, चौथा है अल्बानी। भारतीय ईरानी शाखा जो कि हमें पढ़नी है, भारतीय ईरानी शाखा, उसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हम लोग ऊपर देख के आए थे, फिर भी एक बार आगे देखते हुए चलते हैं। पहली है भारतीय शाखा, दूसरी है ईरानी शाखा, तीसरी है दरद शाखा। तो भारतीय शाखा में है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषाएं। ईरानी शाखा में है अवेस्ता, प्राचीन फारसी, और दरद शाखा में है लोआर, चित्राली, सीना, कश्मीरी। फिर हम लोग पढ़ते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग अपने सिलेबस पे, प्रॉपर सिलेबस पे आ चुके हैं। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो पहली है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसकी हम लोग समय अवधि आगे पढ़ के आए हैं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। विकास क्रम के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत की टाइम अवधि अधिक है लौकिक संस्कृत की अपेक्षा। तो यहाँ पे नहीं नोट किया गया है, आप लोग नोट कर लो। वैदिक संस्कृत की टाइम अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत की है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब वैदिक संस्कृत को हम लोग ने 3 भागों में बांटा है। संहिता, वैदिक संस्कृत 3 भागों में बटा हुआ है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। अब संहिता क्या है उसको देखते हैं। जो संहिता है वो 4 भागों में बटा हुआ है, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अर्थव संहिता। वैदिक भाषा की जो रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हम लोग को पढ़नी है, उस पर चर्चा करते हैं। वैदिक भाषा की रचनाएं हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है ये संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। यहाँ देवताओं की श्रुतियों से संबंधित श्लोक हैं। ठीक है। यजुर्वेद यह 2 रूपों कृष्ण एवं शुक्ल में लिखा गया है, मतलब इसे 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें क्या है, उसमें है मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग 7 संकलित किए गए हैं। मतलब मंत्र भी है और गद्य में उसको समझा भी दिया गया है कि इसका अर्थ क्या है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें केवल मंत्र भाग संकलित है। अब है सामवेद। इसमें यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गे पदों के रूप में लिखा गया है। मतलब यहाँ पे जो गाया जा रहा था यज्ञ के समय, जो गीत हो रहे थे वीणा पे बजते थे, उनको पद बंधित किया गया है। ठीक है, उसको संकलित किया गया है। अथर्ववेद है, इसमें जनसाधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र, टोने टुटकों का संकलन है। ये तो हमने संहिता वाला भाग पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण वाला भाग। ब्राह्मण है कर्मकांड की व्यवस्था है, कथाओं की योजना है। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण, जिसकी समय अवधि है 1000 ईसा पूर्व, सबसे प्राचीन है। यहाँ से आपको सीधा प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऐतरेय ब्राह्मण है जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलता है। अब उपनिषद की चर्चा कर लेते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग हैं। परिशिष्ट क्या होती है, जैसे उसी से लेकर उसकी टीकाएं होती हैं, जैसे शब्द लिया जाएगा वहीं से और उसी पे अन्य विद्वानों के द्वारा टीकाएं लिखी जाती हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग हैं। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं।
यहाँ से फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं जो कि हम लोग को पढ़ने हैं। क्या, क्योंकि धर्म ग्रंथ बहुत अधिक हैं, तो इतने हम लोग पढ़ नहीं सकते। हमारे सिलेबस से संबंधित जितने ग्रंथ हैं हमें सिर्फ उनको पढ़ना है। तो इनमें जिससे 12 उपनिषद हैं जो कि मुख्य हैं। अब उन 12 उपनिषदों का जिक्र करते हैं। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, श्वेतेतर उपनिषद और कैशिकति उपनिषद। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जो मोटा मोटा फैक्ट था वो बता दिया गया है। अब ये जो नोट की बातें हैं ये आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हो और हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है। ठीक है, तो पहला नोट है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोलचाल का आधार संस्कृत भाषा ही थी। जो वहाँ की मतलब जनता थी वो अब बोलचाल में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करती थी। वैदिक संस्कृत के अन्य नाम है। देखिए, ये पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृत के अन्य नाम इसमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखें, प्राचीन संस्कृत, वैदिकी छंदस और छंदस इत्यादि हैं। पाणिनि ने वैदिक भाषा को छंदस नाम दिया है। ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो छंदस नाम दिया है वैदिक भाषा को, ये किसने दिया है? तो ये पाणिनि महोदय ने दिया है। भाषा के साथ संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। अगला पॉइंट है, वैदिक संस्कृत के छंदों को मंत्र कहा जाता है। संस्कृत भाषा संगीतात्मक भाषा है। ऋग्वेद छंदोबद्ध है, अतः उसे छंदस कहा गया है। ठीक है, पाणिनि के बाद संस्कृत भाषा का स्वरूप अधिकांश पाणिनि के व्याकरण के अनुसार ही रहा है। मतलब जो उसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसको पहले के संस्कृत ग्रंथों से ना मिलाकर जिस भाषा में पाणिनि लिखी गई, जिस व्याकरण का ध्यान पाणिनि महोदय ने रखा है, उसी भाषा को आगे बढ़ाया है उनके परवर्ती आचार्यों ने। वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत पाणिनि और यास्क ने, देखिए 2 महोदय हैं, पाणिनि और यास्क ने वैदिक संस्कृत को पूर्व की भाषा कहा है। ठीक है, वैदिक संस्कृत को पूर्व की भाषा कहा है। अब वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो वैदिक संस्कृत में ध्वनियाँ थी, मूल ध्वनियाँ 52 मानी जाती हैं। अब वो 52 क्या है, क्योंकि हम लोग को ये मोटा मोटा फैक्ट जानना ही है, क्योंकि आयोग कहाँ से प्रश्न उठा ले हमें जानकारी नहीं है, तो ये हम लोग जानते हुए आगे चलते हैं। तो मूल स्वर हैं हर्स्व, जो कि मूल स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, हर्स्व और दीर्घ। अब हर्स्व कितने हैं? आ, ई, उ, री, ली। दीर्घ है आ, ई, उ, री, मतलब 9 मूल स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ, मतलब 4 संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर का अर्थ होता है कि जैसे आ और ई मिला के ए का निर्माण होगा और आ और ऊ का मिला के ओ का निर्माण होगा, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? वैदिक ध्वनियों में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 मानी गई है। अब वो कितने होते हैं, कौन से होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कंठ है, का वर्ग होता है जो कंठ होता है। देखिए, ये पूछा जाता है का वर्ग का स्थान कहाँ है, तो का वर्ग है कंठ से बोला जाता है। तो का, खा, गा, घा, अंगा। तालव्य चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धन है टा, ठा, डा, ढा, अड़िग। अब देखिए 2 वर्ण हैं जिसको देख लीजिए वैदिक संस्कृत में यूज़ किया जाता था, जो आधुनिक हिंदी में इसका लोप हो गया है। पर यहाँ पे देख लीजिए 2 वर्ण ऐसे रखे गए हैं जिनका इस समय पता नहीं है। एक ला है, लुंठित ला होता है, और लुंठित ला और हा, लह। दंत है ता, था,
दा, धा, ना, इसको ता वर्ग कहते हैं। ओष्ठ है पा, फा, बा, भा, मा। तो टोटल मिला के इनकी संख्या हो गई स्पर्श व्यंजनों की 27। अब अगला है अंतस्थ। अंतस्थ भी 4 वर्ण होते हैं, या, व, रा, ला। उष्म है, उष्म वर्ण होते हैं कौन कौन से? श, ये श जो तालव्य श होता है, एक श जो मूर्धन्य श होता है, फिर श दंत। तो इनकी संख्या हो गई 3। फिर है महाप्राण। महाप्राण है हा, तो महाप्राण 1 हो गया। और फिर है 7वें नंबर पे है शुद्ध नासिकाएं। शुद्ध नासिकाएं मतलब जो नासिक से बोला, जो नासिका के सहारे बोला जाता है उसको शुद्ध नासिकाएं कहते हैं। तो ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार वो होता है जो बिंदी लगी होती है या चंद बिंदी लगी होती है। 8वां पॉइंट है अघोष संघर्षी। तो अघोष संघर्षी 3 होते हैं। अब वो 3 क्या होते हैं देखिए, हमने साइन के साथ आप लोग बताया है। विसर्जनीय जो 2 बिंदी होती है विसर्ग, उसे विसर्जनी भी कहते हैं और विसर्ग भी कहते हैं। जीवामूल्य जो वी के आकार में रहता है, और उपध्यमानी वी का उल्टा होता है। तो ये तीनों मिला के 3 हो गए अघोष संघर्षी वर्ण। इन ध्वनियों में से अनेक ध्वनियाँ अभी भी भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं में बोली जाती हैं। क्योंकि हमने पहले ही कह चुका है 2-3 वर्णों को छोड़कर नहीं तो बाकी ध्वनियाँ आधुनिक आर्य भाषाओं में बोली जा रही हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत। यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो चुका, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप हमें नहीं लगता है ज़रूरत है हम लोग को पढ़ने की। अब हम लोग पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत पे आते हैं। तो लौकिक संस्कृत ध्वनियाँ हो गई 48। जहाँ वैदिक संस्कृत हम लोग 52 ध्वनियों को पढ़ रहे थे, वहीं लौकिक संस्कृत आते आते 3 ध्वनियों का लोप हो गया है। इसमें केवल वैदिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ ही रह गई थी। इसमें 3 प्रकार के स्वरों का उल्लेख किया जा रहा है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। संस्कृत के व्याकरणकारों ने क्रिया रूपों की विवेचना करते हुए 6 प्रयोग बताए हैं। ठीक है, 6 प्रयोग कौन कौन से हैं? कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच, प्रेरणार्थक, परस्मैपद, आत्मनेपद। ये जो हम लोग आज आधुनिक संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये हम लोग लौकिक संस्कृत की देन है। तो जो वहाँ था वही आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा संस्कृत है उसमें 6 प्रयोग के आधार पर सब क्रियाओं को बांटा गया है। फिर है 10 लकार बताए जाते हैं संस्कृत में। लट लकार, लिट लकार, लिट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार। 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, या इसी का एक अन्य नाम है अन्य पुरुष। 3 वचन पढ़े जाते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार प्रत्येक संस्कृत क्रिया के 540 रूप बनते हैं। देखिए जितना हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, इस प्रकार ऐसे मतलब तोड़ के पढ़ने पर एक क्रिया के 540 रूप बनते हैं। 6 प्रयोग के आधार पर, 10 लकार के आधार पर, 3 पुरुष के आधार पर, 3 वचन के आधार पर, टोटल मिला के 540 हो गए। सकर्मक और अकर्मक दृष्टि से भी क्रियाओं के भेद किए जाते हैं। क्रियाओं से जुड़ने वाले प्रत्यय तिंग कहलाते हैं, इसलिए क्रियाओं को तिङन्त भी कहा जाता है। परस्मै पद तथा आत्मनेय पद के 3 प्रत्यय भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब जो परस्मै पद क्रिया में लगते हैं उसका तिङ प्रत्यय अलग होता है और आत्मनेय पद के साथ जो लगते हैं वो अलग होता है। अब हम लोग आते हैं लौकिक संस्कृत की रचनाएं, क्योंकि वैदिक संस्कृत में हम लोग पढ़ के आए हैं उनकी रचनाओं को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वैसे लौकिक संस्कृत में भी पढ़ लेते हैं। तो लौकिक संस्कृत में जो रचनाएं रचित की गई हैं उसमें हमारा रामायण है वाल्मीकि कृत, महाभारत वेद व्यास का, रघुवंश कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा, प्रतिमाभिषेक महाकवि भास के द्वारा, मृच्छकटिकम शूद्रक महोदय, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, उत्तर रामचरित, भवभूति, हर्षचरित,
महाकवि बाण, अमरुक शतक, अमरुक महोदय, आर्य सप्तशती गोवर्धन दास और गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखित है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ नोट की वाले पॉइंट है, उसको ध्यान से देखिए क्योंकि यही नोट पॉइंट आप लोग के एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। लौकिक संस्कृत के छंदों को श्लोक कहा जाता है। देखिए, वैदिक संस्कृत में छंदों को मंत्र कहा गया था और लौकिक संस्कृत में छंदों को श्लोक कहा जा रहा है। लौकिक संस्कृत को प्राय संस्कृत ही कहा जाता है। इसका सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य रामायण 500 ईसा पूर्व है। संस्कृत साहित्य आर्य जाति का प्राण है क्योंकि इसी से प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि हैं। लौकिक संस्कृत की बोली दक्षिणी बोली है। ठीक है, यहाँ पे आके आप लोगों का जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का हम लोग पढ़ रहे थे वो पूरा होता है। जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा मध्यकालीन हिंदी भाषा पे, जहाँ हम लोग पाली भाषा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देख लेना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना और बताना, रिव्यू फीडबैक देना कि वीडियो कैसा था, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, और आप लोग फिक्रमंद मत हो, आप लोग को इसमें वैदिक संस्कृत से जितने प्रश्न मिलते हैं वो भी आप लोग को जल्द ही मिल जाएंगे किसी वीडियो में। तो आपका एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अगला टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।